वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद सियासत और अवाम प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सुहाना राजपूत। नाजरीन, वाकई जो अगर इलेक्शन 13 अगस्त की जो तारीख बताई जा रही है, अगर हुकूमत 13 अगस्त को ख़त्म होती है तो निगरान हुकूमत आएगी। ये 60 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर वक्त आगे जाता है, पहले उसको असम्बलियाँ सॉल्व कर देते हैं तो इसके बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत के लिए भी पीपल्स पार्टी अपना बंदा चाहती है, अपना बंदा लाना चाहती है। KPK में भी वो अपना बंदा चाहती है, आज़ाद कश्मीर में भी अपना बंदा चाहती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, नेचुरल तौर पर हुकूमत पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है बड़े प्यार से, ताकि नेचुरल तौर पर आवाम को ये लगे ये एक साथ नहीं थे। पीपल्स पार्टी बेहतरी चाहती थी, मुस्लिम लीग नून दूसरी वो कम बेहतरी नहीं चाहती थी। यह दिखावा किया जाएगा ताकि एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ सके और इलेक्शन में वो PTI को क्रश करके कामयाबी हासिल कर सके। अल्लाह बेहतर जानता है क्या बेहतर होने वाला है, क्या नहीं बेहतर होने वाला। लेकिन जो इलेक्शन कराची में मेयरशिप का हुआ है, उससे तो नहीं लगता जो इंतखाबात होने वाले हैं या होंगे वो शफाफ होंगे, फ्री होंगे। जो कराची में किया गया है, 194 सीटें जमात इस्लामी की मतवक्की थी, लेकिन 173 वोटों वाले कामयाब हो गए और मेयर मुंतखब कर लिया। मैडम, आप क्या समझती हैं, अगर जैसा अभी रहमतुल्लाह वज़ीर साहब फरमा रहे थे, अगर बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो हम तबाही की तरफ जाएंगे, वाकई ऐसा आपको भी लग रहा है? नहीं, अगर इलेक्शन हो भी जाए तो क्या हो जाना, कौन सा कुछ बदल जाना। आप देखें, 8 साल जैसे इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, तो हमारे पास तो पहले कुछ नहीं, आवाम के ही पैसे जो लगते हैं ना, फिर इलेक्शन होना, उनके ऊपर अरबों खरबों और जाएंगे तो हमने और ज़्यादा नीचे आना। इलेक्शन होने से भी हमारा क्या हो जाना, जब तक हमारी माशा ठीक नहीं होगी, हमारा कारोबार स्टेबल नहीं होगा, तो इलेक्शन से तो कुछ नहीं होता। इलेक्शन पहले भी होते हैं, देखें इलेक्शन होंगे, उसमें ये एक फ़ायदा है ना, इलेक्शन अब 13 जमातों का या 14 जमातों का चूं का मुरब्बा है। अब जैसे लोग कहते हैं कि अब वो कोई जवाब दे नहीं है, अवाम को हम हुकूमत करने का देते हैं। बात तो ये है ना, जो हुकूमत असल में जमहूरियत तो इसका नाम है, 5 साल पूरे करे जो भी हुकूमत है। अगर मैडम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तारक मंजूर चौधरी साहब, आप एडवोकेट भी हैं और रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर। तारक मंजूर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जो एहतजाज एहसन की तरफ से एडवोकेट सलमान राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की है फौजी अदालतों के ख़िलाफ़, आप क्या समझते हैं कानून इसके हवाले से क्या कहता है? वो कहते हैं जो सेक्शन 2 और सेक्शन 59 आयन से मुतसादम है, जिसमें इस्तिता की गई है सिविलियन को छोड़ा जाए, इसमें सिविलियन का ट्रायल नहीं किया जा सकता। इस पर आप सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहेंगे? इज़ाज़ हसन साहब का अपना व्यू है। इज़ाज़ हसन साहब जो भी अपना व्यू देते हैं, जो बंदा एक इलीगल एक्ट करता है और वो स्पेशल अटैक करता है पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पे, पाकिस्तान के कोर कमांडर हाउस पे, पाकिस्तान के अपने जो शहीदों के मुजस्समों पे और शहीदों के जो तनसीबात थी उन पर अटैक करता है, तो उनके लिए क्या अमर माने हैं जी वो जो लोग हैं, क्या वो लोग दहशतगर्द नहीं है? क्या उन लोगों की ज्यादती नहीं है? क्या उन लोगों ने ऐसा कानून को अपने हाथ में नहीं लिया? तो उनको अगर उसके साथ ट्रायल किया जाएगा तो क्यों नहीं हो सकता कि वो ट्रायल? आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ट्रायल हो सकता है। आज जिना हाउस का जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिना हाउस की फैमिली कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके नवासी कहाँ हैं, उनके लाभ क्या हैं, डॉक्टर फातिमा जिना के साथ हमने क्या बहुत से मामला बहुत से पीछे हैं। आज जो जिनके बड़े बड़े खानदानी जिनका हम नाम लेते हैं कि जो वो कहते हैं वो आसमानी सहीफा कह देते हैं कि हम पे बाइंडिंग आ जाती है। हम बाइंडिंग नहीं है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये सियासी तो ये है ना, ये पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क जो इंडिया था वो नहीं, जिसकी ख्वाहिश थी बड़ी, वो नहीं कर सका जो ये एक्ट आपने जो है आपने PTI के वर्कर्स ने किए, जिनको वर्कर्स। इससे पहले जनाब आपकी पीपल्स पार्टी भी बहुत कुछ कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी बहुत कुछ कर चुकी है, आर्मी के खिलाफ बातें बहुत सी हो चुकी हैं। तारक मंजूर साहब, हम दूसरी तरफ आते हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में जिनका नाम है, निगरान गवर्नर भी रह चुके हैं, वो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। उनके घर पर हमला होता है, वो तकरीर करते हैं, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, जो भी उन्होंने तकरीर की वो सबको सामने थी। वो जो बता रहे थे जमहूरियत के जो राग अलाप थे उनके खिलाफ बात उन्होंने की, जमहूरियत का नारा लगाने वाले जो कह रहे हैं और हक़ाइक़ में लोगों के साथ क्या हो रहा है, तकरीर के बाद उनके घर पर हमला होता है। एहतजाज साहब 3 नाम बड़े लेते हैं, जो हमला करने वाले हैं उनके नाम लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब का नाम लेते हैं, राना सनाउल्लाह वज़ीर ख़ारजा का नाम लेते हैं।
تو کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحادی حکومت نہیں ہے, وہ اس پہ کیوں حملہ کروائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں سر, جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا, جب اس طرح کی کنٹروورسی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے نا, تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائڈ پہ سائڈ ہیرو ہوتے ہیں, وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی, وہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے. میٹر آف انویسٹیگیشن پہ یہ بات سامنے آئے گی کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. ایک کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آنے دیں, جب یہ بات کلیئر ہو جائے گی. بالکل میں نہیں یہ کہتا, کوسا صاحب کا نے جو کہا وہ ان کا کہنا اپنی جگہ پہ ہے, اور اس بات سے ایک حقائق نہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اچھا, حقائق نہیں ان کو کہا جا سکتا. جب انویسٹیگیشن مکمل ہوگی, انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد یہ بات جو ہے یہ بات سامنے آئے گی, واضح ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایک بات ہے, اس بات پہ ایک وجہ جو بن گئی ہے, تو اس پہ ایک میٹر آف انویسٹیگیشن بن گیا نا. انویسٹیگیشن ہونی ہے نا اس کی. انویسٹیگیشن ہوگی, حقائق سامنے آ جائیں گے, جو بھی انوالو ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا. اچھا طاہر صاحب, دوسری بڑی خبر ہے آج کی, میاں نواز شریف صاحب نے اپنی قیادت کو لندن طلب کیا ہے, اور ذرائع بتا رہے ہیں منگل کو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں علیحدہ ہونے والی ہیں. اور پیپلز پارٹی تو پہلے بھی یہ چاہ رہی تھی وہ اس طریقے سے پارٹی سے میڈیم حکومت سے نکلے, عوام کو یہ لگے پیپلز پارٹی صحیح تھی. یہ سارا کیا دھارا مسلم لیگ نون کا ہے, مہنگائی کا بھی, پیٹرول کا بھی, بجلی کا بھی, دوسرے بھی جو ڈیفالٹ کی طرف جانے کا بھی, یہ سارا مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا جائے. پیپلز پارٹی پاک صاف ہو کے عوام میں آ جائے اور اپنے الیکشن کی طرف کامیابی حاصل کریں گے نا. جی جی, شارٹ سوال کریں گے تو اس کا جواب میرا خیال ہے یہ ہو, چونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب نے قیادت, اچھا میاں نواز شریف صاحب نے اگر اپنی پارٹی کی قیادت کو بلایا ہے کہ آؤ جی میں نے آپ کے ساتھ ادھر کو مشورہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب آپ کیسے, میں اور آپ کیسے پرزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کو فیصلہ لینے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 155 سیٹ تھی کراچی میں, 130 جماعت اسلامی کے پاس تھی, 62 پی ٹی آئی کے پاس تھی. اس کے بعد 13-14 کے قریب ان کا فکر مجھے تو طاہر صاحب اس لیے تو 18 بندوں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا, وہ پیپلز پارٹی کے بندوں نے کیا نا. ان لوگوں نے ہمیں اگر ووٹ دے دیا, ووٹ کاسٹ کر دیا, ہماری فیور میں کر دیا, تو ہم سے کیا غلطی. دیکھیں جماعت اسلامی کے ووٹ نہیں بڑھے, 130 سے 160 نہیں ہوئے. وہی تو ہے, جماعت اسلامی کا کوئی بندہ غائب نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ غائب نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے 18 بندوں کو کمرے میں بند رکھا. آپ پیپلز پارٹی, جب آپ کا پیپلز پارٹی کا وزیر خارجہ ہے, میں چلو طاہر صاحب یہ آپ کی اوپینین ہے, میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں اور اتنے دورے کر چکے ہیں, انہوں نے آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کوئی ایسا بڑا بیان نہیں دیا, لیکن آج رانا ثناء اللہ نے کھڑا کر دیا ہے جس سے امید نہیں کی جا سکتی تھی. انہوں نے آج پورے یورپ کو للکارا ہے. جناب آپ نے 86 سال کی سزا دے کے غیر قانونی بے گناہ عورت کو آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے, جمہوریت کا آپ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کو ناجائز آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے. وزیر خارجہ کو یہ بات اٹھانی چاہیے تھی, آج وزیر داخلہ اس کو اٹھا رہا ہے. نہیں آپ کو یہ آپ یہ حقائق کو ٹویسٹ کر رہے ہیں, یا شاید آپ کو نہیں, وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا سٹینڈ لیا ہے. اس نے بھی یہ بات جو ہے بہت سارے فورم پہ یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ انڈیا والا ایشو لے لیں. انڈیا جا کر جو بلاول صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے, تو کیا وہاں بھی طارق صاحب, وہاں بھی انہوں نے جب پوچھا تھا آپ مودی کو کسائی کہتے ہیں بلاول صاحب سے, تو انہوں نے کہا عمران خان نے کہا تھا, لیکن عمران خان نے اس کا جواب بھی بعد میں دیا, اس کو جو بلاول صاحب کے ساتھ کیا گیا. دیکھیں نا, یہ تو حقائق بھی ہے نا. آج تک آپ نے ہسٹری میں سنا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور وہ جلسے میں کھڑا ہو کر یہ کہے مودی کو جتاؤ, کل فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ کیا ہوگا؟ جمیر میں لاک ڈاؤن لگ گیا, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں ادھر. لیکن جو بلاول صاحب کا جو انہوں نے سلوک کیا اس پہ دیکھو, جو سٹیٹمنٹ آئی وہ تو خان صاحب کی آئی, اس میں تو کوئی شک نہیں, جو دوسرے کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی. اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول چیک کریں نا سر, کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, کیا یہ ایسا وزیر اعظم کا ایسا بیان ہوتا ہے سر. اور جو ہمارے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, فارم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, فارم منسٹر نے ایک سٹینڈ لیا ہے, بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے. اس کی وجہ سے
तो उसको उस वजह से उनको उन्होंने लेट डाउन करने की भी कोशिश की, लेकिन सर ये अल्लाह का फैसला है, जिसे चाहूँ मैं इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ मैं जिल्लत दूँ, ये अल्लाह ने देनी होती है सर। सही है, बहुत शुक्रिया तारक मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, तारक मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कितने हम अल्लाह के करीब हैं, कितनी हमें इज्जत मिल रही है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैडम सोबिया मुस्तफ़ा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे जानते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिन्होंने हंगामी इजलास बुलाया है लंदन में, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भी और क़यादत को भी लंदन में बुलाया है। ज़राए बता रहे हैं मंगल को ये मुलाकात मुतवक्की है। क्या वाकई इस पर लंदन के ज़राए क्या कहते हैं? मैडम सोबिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम सोबिया, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक बड़ी खबर आज जो लंदन से आई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पूरी क़यादत को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी साथ लंदन तलब कर लिया है। मंगल को मुतवक्की की जा रही है मुलाकात। क्या समझती हैं, क्या प्लान है वहाँ पे? अब जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि इनको डिले किया जाएगा इलेक्शन को। लेकिन इलेक्शन का तो माहौल है, पीटीआई बहुत पीछे जा चुकी है, अब तो इनको फायदा है, फौरी इलेक्शन करवाएं, आप जीत जाएं। वो नहीं, अभी जो मेरे पास इतलात हैं उसके हवाले से इलेक्शन नहीं होना, और ये अभी सिर्फ लेकिन ये मिल के बैठेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने सीट ले ली सिंध की, और मेयर की सीट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो आगे करेंगे बिलावल को, ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। तो अब ये सारी चीजें अब चेंज होनी है। 2 साल तो रहेंगे, 2 साल में कोई आज अच्छा करेगा, 2 साल के बाद फिर कोई और बुरा कर देगा, फिर इसी तरह ये सिलसिला चलते रहना है। अच्छा, वैसे मैडम आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपका पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, जब लंदन में हमारे सारे फैसले होने हैं तो हमारा जो ये कैपिटल है, इसको अपने पाकिस्तान के कैपिटल को वहीं ले जाएं लंदन में, वहाँ से सारे फैसले, वहाँ से सारे मैं तो बिल्कुल मैं तो यही कह रही थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है वो आप उर्दू की बजाय आप इंग्लिश कर दें, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में, हर फैसला इंग्लिश में हो रहा है। तो वो फिर नारा क्यों लगाया हुआ है हमारी कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है? लेकिन ये मतलब बाकी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये फैसले तो बाहर से लिए जा रहे हैं। सारी बातें सच हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर, पता नहीं आपको पता है या नहीं, कि आज यहाँ पे सुबह यूनान के रास्ते आ रहे थे तकरीबन 750 लोग। हाँ, वो कश्ती जी उलट गई आज, 9 पाकिस्तानी जिसमें उनकी डेड बॉडी मिल गई है, बाकी 50 अभी लापता है। हाँ, और ये बहुत बड़ा बुरा हादसा हुआ है। जी, बहुत बड़ा हादसा। अच्छा मैडम, यही तो दुख है, यही तो हम 75 साल से पाकिस्तान, यही तो आवाम चाह रही है, किसी को बाहर रिज़्क़ के लिए ना जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। हमारे मुल्क में सारा कुछ है, तो हम क्यों बाहर जाएं? तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान क्यों ऐसे बाहर जाकर कश्तियों में डूब के मर जाएं, कोई सड़कों पे मर जाएं, कोई ट्रकों के बीच में सांस दब के मर जाएं? रिस्क के लिए आपको बाहर ट्रैवल ना करना पड़े, आपके अपने मुल्क के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है, क्योंकि यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे आ जाती है लालच और लूट खसूट। अब लालच और लूट खसूट जहाँ पे आएगी, वहाँ पे कभी भी इत्तेफाक और बरकत नहीं, ये भी आती है। तो अब ये सारा जो अब चल रहा है सिलसिला, अब इन्होंने अगर मीटिंग करनी है, जो कुछ भी करनी है, अब हमें तो नहीं पता कि अल्लाह वालम क्या करनी है, लेकिन करनी तो है इन्होंने, क्योंकि अब ये मिलेंगे, बैठेंगे, और इमरान खान के खिलाफ तो उन्होंने वो कर दिया सारा कुछ। इमरान खान साहब बार बार कहते थे ओवरसीज मेरे साथ खड़े हैं, वो एहतजाज होते थे इमरान खान साहब, तो कुछ भी होता था। अब जो सिलसिला पीटीआई के साथ हो रहा है, कोई बाहर एहतजाज देखने में कोई ऐसी बातें आ रही हैं जो इंसानी हकूक के खिलाफ, या पीटीआई के जो साथ हो रहा है उसके आवाज़ में कोई आवाज़ उठा रहा हो? देखिए जब एक आप बंदे को वैसे ही नाअहल कर देंगे, या फिर आप वैसे भी इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे कि ये इस काबिल ही नहीं है। सही कह रही हैं मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया लंदन से हमें ज्वाइन किया और अपने तजावी से आगाह किया हमारे नाजरीन को। नाजरीन, आज क्योंकि प्रोग्राम का टाइम थोड़ा होता है, ख़त्म हो जाता है, मैडम सुहाना राजपूत साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, लेकिन बहुत सी खबरें मेरे साथ पीछे। एजाज चौधरी साहब का 3 रोज़ा रिमांड दहशतगर्दी अदालत में दिया गया है जलाओ घेराव के हवाले से। आज शहरयार अफरीदी से अदालत में साफ़ी ने सवाल किए, उन्होंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हालात से हम पीटीआई को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सी दूसरी खबरें भी थी, लेकिन कल दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम हमने किया, उसमें जो लुब लबाब है, जो हमने आज समझा दोस्तों से, जो प्रोग्राम हमारे साथ शामिल हुए, हमारे मुल्क का सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए इलेक्शन ही साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए वो इसकी बागडोर संभाले, ताकि आवाम सूखा सांस ले सकें। 2 वक्त की रोटी के लिए जो तरस रहे हैं, उनको यकीन हो जाए कि हुकूमत आई है जो हमारे लिए को बेहतर करेगी। कल तक के लिए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। गरीबी और DMH न्यूज़ की पूरी टीम को, सुहाना राजपूत
साहिबा के साथ अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।